अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 का काम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जनरल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़ा दी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तकरीबन गैस लॉज के अंदर मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन, एवोगाड्रोस लॉ, इन सब का काम मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। फिर फॉर्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी। ठीक है, आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कुछ इस तरह की, न्यूमेरिकल्स related to Boyle's law, Boyle's law, Charles law and general gas equation। न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम किस किस के बारे में बेटा? अभी फिलहाल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ की कोई ऐसी खास न्यूमेरिकल्स है नहीं। हाँ, वो कॉम्बिनेशन में आ जाता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के साथ, तो जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है, तो हम उसको उसमें स्टडी कर लेंगे। वैसे कोई ऐसा खास इसका जो है अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं है जिसके बारे में हम इसको स्टडी करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। उसके लिए बेटा मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिस्ट बना रहा हूँ जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। उन फॉर्मूलाज को एक जगह कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में बात की जा रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो बेटा हम रिलेशन कुछ ये वाला यूज करते हैं जो कि कहलाता है चार्ल्स लॉ। बेटा इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन आता है बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ। उसकी डेरिवेशन वगैरह आपसे पूछ नहीं जाती, इस वजह से मैं यहाँ पर बता भी नहीं रहा। हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों चीजें चेंज हो रही होंगी और बड़े खास सवाल होते हैं। तो बेटा उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 बराबर होगा किसके? P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, ये कहलाता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। फॉर्मूला क्या कहलाता है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इसी तरह से आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक, PV बराबर है nRT, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन एंड फर्दरमोर इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं स्मॉल n की जगह यानी नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक कर देता हूं, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। ठीक है, इस n की जगह बेटा ये फॉर्मूला जो कि आपको मैंने पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स के थे, नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये फॉर्मूला कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा, नंबर 5 PV बराबर है किसके? n की जगह क्या रख देंगे बेटा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, PV बराबर है स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M के। ठीक है बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, इससे गौर से समझिएगा इसको। बेटा पीवी बराबर किसके होता है?
स्मॉल एम आर टी अपॉन कैपिटल एम की। यहां पर मैं सिर्फ इस मास को अलग कर रहा हूं, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। यहां क्या कर रहा हूं, इस मास को अलग कर रहा हूं, जो ऊपर वाला स्मॉल एम है यानी कि मास इन ग्राम जो होता है उसको अलग कर रहा हूं, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ये पीवी ऐसे रहेगा, स्मॉल एम उधर जाके क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और आर टी इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, यहां क्या बचेगा स्मॉल एम। ठीक है, अब यहां से v को उधर ले जा रहा हूं, क्यों ले जा रहा हूं बताता हूं आपको। तो बेटा यहां पर बचेगा pm अपॉन rt, और यहां क्या बचेगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्मॉल m अपॉन v किसके बराबर है, डेंसिटी। रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं इसको एक साथ ही, तो क्या बन जाएगा pm अपॉन rt। बेटा ये डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। वैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन जब भी डेंसिटी हम गैसेस की फाइंड आउट करते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड आल्सो मॉलिक्यूलर मास एंड आल्सो टेंपरेचर एंड द वैल्यू ऑफ आर। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर डेंसिटी का फार्मूला जो 6th यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, वो डेंसिटी के लिए है, दैट इज pm अपॉन rt। व्हाट इज p? इट्स प्रेशर। बाकी सब चीजों का आपको नोटेशन पता है बेटा, p वॉल्यूम प्रेशर है, p वॉल्यूम है, t टेंपरेचर है, R जनरल कॉस्ट गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूं। R की जो वैल्यू आप यूज करेंगे इस चैप्टर में बेटा 0.0821 विद यूनिट बता रहा हूं, एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन। ऐसा ही सिस्टम वाले यूज नहीं करेंगे। तो बेटा इससे आपको पता चल गया होगा कि जब हम R की वैल्यू एटमॉस्फेयर dm³ वाली यूज कर रहे हैं तो बेटा प्रेशर भी हमें किसमें मेजर करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर का यूनिट हम क्या यूज करेंगे atm। अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी कब होगा atm में यूज करना, जब हम इनमें से कोई फार्मूला यूज कर रहे होंगे। इन तीनों में से कोई फार्मूला जब आप यूज कर रहे हो तो प्रेशर आपको किसमें रखना है, एटमॉस्फेयर में रखना है। बाकी ऊपर जब यूज कर रहे हो तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप atm में करो, आप टॉर में भी कर सकते हो, आप mm ऑफ मर्क्यूरी में भी कर सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा आपको हर जगह पर atm में ही करवाऊंगा, बट इट्स नॉट कंपलसरी। मैं आपको बता दूं कब कंपलसरी है, जब ये तीन फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो। इन तीन में से जब यूज कर रहे हो तो कंपलसरी आप atm में यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कौन आ रहा है, r आ रहा है, और r का फॉर्मूला किसमें होता है बेटा, वैल्यू हम किसमें लेते हैं, एटमॉस्फेयर में लेते हैं। ठीक है, इन बाकी जो ऊपर के तीन हैं इनमें आप किसी भी फॉर्मूला किसी भी जो है यूनिट में यूज कर सकते हो। वॉल्यूम का यूनिट बेटा यहां पर हम यूज करेंगे क्या, dm³ और लीटर बराबर होता है, तो मर्जी है आप कोई भी यूज कर लें, dm³ लिखें या लीटर लिखें। ठीक है, और भी यूनिट्स में बाकी होंगे बता देता हूं, अब ये मैं रब कर दूंगा। स्मॉल m जो होता है वो ग्राम में यूज करते हैं बेटा, स्मॉल m हमेशा ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं आएगा। सही है, इसी तरीके से बेटा कैपिटल M का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास है ना। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन में यूज करेंगे, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में मौजूद हो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, केल्विन में हमेशा। और कौन बच गया हमारा स्मॉल m होता है, उसको किसमें मेजर करेंगे, मोल्स के अंदर। मोल सिंपल लिख दो या मोल्स लिख दो कंप्लीटली। वॉल्यूम बता दिया, बाकी आपके पास प्रेशर हो गया, तमाम चीजें कवर अप यहाँ पर हो गई हैं। R वगैरह की वैल्यू, हाँ डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी जब मेजर करोगे तो ग्राम पर dm³ या ग्राम पर लीटर के अंदर करोगे, क्योंकि देखो स्मॉल m अपॉन v होता है ना, स्मॉल m का यूनिट क्या बताया मैंने आपको, ग्राम, और v का यूनिट यहाँ क्या बताया, dm³ या लीटर, तो ग्राम पर dm³, नॉट किलोग्राम पर dm³। ठीक है, तो डेंसिटी का यूनिट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने पास कॉपी कीजिए, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैं ये वाली साइड में डालूं बेटा, यूनिट्स वगैरह की जगह बन जाए, और फॉर्मूलाज में लिखे हुए हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं हैं तो जाइए पॉज कीजिए वीडियो को, बुक्स निकालिए, ठीक है, और कैलकुलेटर निकालिए और आकर बैठ जाइए। फिर आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आप लोगों को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो उम्मीद आप लोगों ने बुक्स निकाल ली होगी। बेटा सबसे पहले तो आप लोग बुक में खोलिएगा पेज नंबर 37, ठीक है, और इसमें देखिएगा सबसे नीचे प्रॉब्लम लिखी हुई है। मैं साथ साथ प्रॉब्लम्स पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ बेटा पूरी प्रॉब्लम, बुक आपके पास मौजूद है, इस वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। कन्वर्जन बेटा मैं हर क्वेश्चन में जो कन्वर्जन आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, कन्वर्जन में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखिए सबसे नीचे आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ सैंपल ऑफ अ गैस, पहले समझते हैं क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कितना वॉल्यूम 400 cm³ ऑफ गैस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी एट 700 torr व्हेन द प्रेशर इज चेंज्ड टू 2 atmosphere। कह रहे बेटा एक गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जिसने पहले 400 cm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था जब उसका प्रेशर 700 torr था। पहले उसने 700 torr पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था 400 cm³। तो कह रहे हैं बताइए अगर उस प्रेशर को चेंज कर दें हम 2 atmosphere तक तो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, सेम गैस। अब सबसे पहले तो यहां पर हम डेटा बना लेते हैं। बेटा अगर मैं डेटा बनाता हूं यहां पर तो आपको कह रहे हैं कि उस गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 400 cm³। बेटा इसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे तो मैं कन्वर्जन यहां पर लिख रहा हूं बेटा cm³ और ml बराबर होता है। इससे अगर आप dm³ में जाएं जो कि लीटर के बराबर होता है तो बेटा डिवाइड करते हैं आप किससे 1000 से, वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000। कैलकुलेटर में आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4 dm³ आ जाएगा, ठीक है, 0.4 dm³ वॉल्यूम आ गया। अच्छा ये वॉल्यूम उसने किस प्रेशर पर अप्लाई किया बेटा, ये वॉल्यूम उसने 700 torr प्रेशर पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक और कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और बेटा टॉर बराबर होता है, मैंने आपको प्रेशर के टॉपिक में डिटेल बताया था। अगर इसको एटीएम में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय वैल्यू को क्या करते हैं 760 से डिवाइड करते हैं। अगर आप मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या टॉर से कहां पर जा रहे हैं एटीएम में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे 760 से डिवाइड करवाओगे। तो बेटा 700 को जब आप डिवाइड करवाओगे 760 से तो मैं यहाँ पर डिवाइड भी करवा देता हूँ, कैलकुलेटर मैंने अपने पास रखा हुआ है तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.921 यूनिट चेंज हो जाएगा बेटा एटीएम के अंदर, यूनिट चेंज हो जाएगा किसके अंदर एटीएम में। यहाँ पर हमने टॉर से कन्वर्जन कर ली किसके अंदर एटीएम के अंदर। अब कह रहे हैं कि भाई अब ये अगर इसका प्रेशर हम चेंज कर दें कितना 2 atm तब इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा अंडरस्टूड है ये वॉल्यूम इस प्रेशर पर था तो इसको इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम मानेंगे और आपसे पूछ रहे हैं इस प्रेशर में कितना वॉल्यूम है तो इसको क्या मान लेंगे फाइनल मान लेंगे, दैट इज V2 एंड T2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस की बात की गई है। तो बेटा आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग बॉयज लॉ। बॉयज लॉ आपके पास क्या है P1 V1 बराबर किसके होता है बेटा P2 V2 के, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है बेटा V2। तो V2 को अगर अलग करना है तो यहाँ P2 जो मौजूद है वो इससे जाकर डिवाइड हो जाएगा
तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा P1 V1 अपॉन P2 बराबर किसके होगा V2 के, और इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो P1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। ठीक है, हमें P1 पता है, V1 पता है और P2 भी पता है, तो हम सबकी वैल्यूज रखकर V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 किसके बराबर हो जाएगा, P1 आपके हमने कितना निकाला था बेटा 0.921, वॉल्यूम बेटा हमारा इनिशियल क्या था 0.4 डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास कितना है बेटा 2 है। तो अगर मैं इन सब वैल्यूज को रखकर सॉल्व करता हूं तो 0.921 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा आंसर आ रहा है 0.1842। तो V2 कितना आ गया 0.184। बेटा यूनिट क्या लिखेंगे DMQ, क्योंकि हमने ऊपर वाला भी किस में लिया था DMQ में लिया था। सही है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा था बेटा, और सिर्फ ये समझना होता है हमें कि इनिशियल चीजें क्या दे रहे हैं, फाइनल चीजें क्या दे रहे हैं, ताकि हम आसानी से उनको वहां पर क्लियर कर सकें। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा ताकि दूसरा सवाल करवा सकूं। अब हमारा जो अगला सवाल है, आप लोग बेटा पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, रिमाइंड कर लें दोबारा से, पॉज कर लें और इसको फिर आराम से कॉपी कर लें। बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। हमारा जो अगला सवाल है वो है पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 अब बनाते हैं इसका डेटा। बात क्या कह रहे हैं पहले ये समझो। कह रहे हैं चाइल्ड बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm3। कह रहे हैं एक बच्चे के पास एक बलून है, उसका वॉल्यूम कितना है बेटा 3.80। चलो हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं। इसका वॉल्यूम है 3.80 और बेटा यूनिट दिया हुआ है dm3, इसका मतलब कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं उसका वॉल्यूम 3.80 है व्हेन द टेंपरेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा किस टेंपरेचर पर इसका है 3.80, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही है, तो बेटा पहले तो हम यहाँ पर ये सीख लें कि डिग्री से केल्विन में कैसे जाते हैं बेटा +273 करते हैं, यानी जो भी डिग्री में वैल्यू होगी, जैसे 35 है, इसमें आप कितनी वैल्यू ऐड कर दोगे 373, तो आई थिंक ऐड होकर 308 केल्विन वैल्यू आ जाएगी। ये डिग्री से केल्विन में मेजरमेंट हमने क्या कर ली है, कन्वर्जन कर ली है। सवाल दोबारा से आते हैं। कह रहे हैं बच्चे के पास बलून है, उसका वॉल्यूम कितना है 3.80 dm3, किस टेंपरेचर पे बेटा 35 डिग्री का मतलब क्या है 308 केल्विन। कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर एंड कूल्ड इट टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि अब ये बताइए कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि आपने दोबारा से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसी बलून को रेफ्रिजरेटर में पुट कर दें। जो बलून है, जो बड़ा बलून है, उसको हम क्या करें बेटा रेफ्रिजरेटर में पुट कर दें, तो उसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा। और रेफ्रिजरेटर में जब पुट करेंगे तो बेटा उस बलून का टेंपरेचर कितना हो जाएगा 5 डिग्री, केल्विन में मेजर करेंगे तो 5 + 273 कितना हो जाएगा 278 केल्विन। अंडरस्टूड बेटा। इस टेंपरेचर पर ये वॉल्यूम है तो इसको इनिशियल टेंपरेचर वॉल्यूम मानेंगे, ये क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम और टेंपरेचर। बहुत आसान सी बात है। आगे बेटा एक और वर्डिंग में लिखी है, assume that the pressure inside the balloon is equal to the atmospheric pressure, यानी कि प्रेशर इज कांस्टेंट, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसका मतलब है उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है। अगर प्रेशर चेंज होता
तो बेटा हम प्रेशर भी देखते हैं कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। सही है, यहाँ पर प्रेशर को चेंज नहीं किया है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूं तो बेटा हम यूज क्या करेंगे, यूजिंग चार्ल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज है। तो आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट लिखी हुई बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वन। फॉर्मूला आप यूज कौन सा करेंगे, सेकंड वन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला आपके पास क्या है, V1 अपॉन T1 बराबर किसके होगा, V2 अपॉन T2। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, V2 फाइंड आउट करना है। V2 ये रहा, तो T2 उधर जाकर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई। V1 इंटू T2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय T1 एज इट इज है। V2 यहाँ V2 यहाँ पर आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, V2 बराबर होगा V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, V2 किसके बराबर होगा, V1 की वैल्यू रखेंगे बेटा, V1 की वैल्यू 3.80 है। T2 की वैल्यू बेटा कितनी है, T2 5 डिग्री का मतलब 278 केल्विन, 278। ठीक है, और इसी तरीके से T1 नीचे आ रहा है, T1 कितना है 308। तो बेटा इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि V2 कितना आएगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास भी है, सॉल्व आप लोग भी कीजिए। 3.80 मल्टीप्लाई बाय 278 डिवाइडेड बाय 308। तो बेटा आंसर आ रहा है 3.429। बेटा पॉइंट के बाद कम से कम आप लोग 3 डिजिट लोगे। वॉल्यूम का यूनिट क्या आ जाएगा, dm3, क्योंकि देखो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, 3.8 के बाद 3.4 हो रहा है। अगर 1-2 डिजिट लोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। सही है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने फर्दर क्वेश्चंस को।